नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस अकेडमी। देखिए, रोशन सर के द्वारा जो है बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। ये आप देखेंगे तो ये आपका थर्ड एडिशन का ये आपका बुक है और इसमें जो है सेटों की संख्या जो है आपका 25 सेट आपका दिया गया है। आपका देखिए लिखा गया कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से देखने को मिलेंगे आपको। और इसमें देखिए आपका एक अध्ययन सामग्री दिया गया है, जो कि जो हम 25 सेट समाप्त कर देंगे उसके बाद हम अध्ययन सामग्री करके अलग अलग सब्जेक्ट का जो है हम नोट्स का वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि आप जब भी चाहें तो सेट देख सकते हैं और जब भी चाहें तो आप अध्ययन सामग्री का नोट्स वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो अलग अलग वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इंडेक्स पे आते हैं, कंटेंट पे देख लेते हैं क्या है कंटेंट में। जब कंटेंट में आके देखेंगे तो देखिए जो आपको इसमें सेट नंबर 11 दिया गया है, आज हम इसी का देखेंगे वीडियो। और ये आपका मुख्य परीक्षा का पेपर है जो कि 22/7/2018 का ये आपका पेपर हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल, तो ये आपको हो जाएगा जीरोथैलेमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा, जीरोथैलेमिया। तो ये गोल्डन चावल ओरिजा सेटिवा यानी चावल का वैज्ञानिक नाम चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग जो है वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। गोल्डन चावल की खबर जो है आपका 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी होती है। विटामिन B3 की कमी से चर्मदाह अर्थात पेलागा रोग हो जाता है, जिसमें जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ बन जाती हैं। विटामिन B3 को नियासिन या फिर विटामिन PP भी कहते हैं। यह ताज़ा मांस, जिगर, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियों आदि में दोस्तों ये मिलता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये आपका ओजोन परत संरक्षण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना है। ओजोन परत में छिद्र होने का सर्वप्रथम पता जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1985 यानी अंटार्कटिक क्षेत्र में लगाया गया था। ओजोन परत समताप मंडल का निचली परत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है, तो ये आपका फैलता है दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से फैलता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। टाइफाइड की बात करते हैं तो यह जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो आंत ज्वर, मियादी बुखार, आंत का बुखार होता है। खोजकर्ता की बात करते हैं डॉक्टर डैनियल ई सॉलमन 1885 में किए थे। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो आंत जो है प्रभावित होता है। टीका जो है TAB वैक्सीन लगता है। और लक्षण की बात करते हैं तेज बुखार और सिर दर्द होता है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे रेहू हो जाएगा और कतला होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए संघ कार्डेटा के अंतर्गत मछलियां आती हैं जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती हैं। ये सभी जो है अनियत तापी या फिर असमतापीय जंतु हैं। इस वर्ग के जीव में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। यह जल में अंडे देने वाले जो कि वर्टिब्रेट हैं। मत्स्य वर्ग में शार्क, टारपीडो, भेटकी, हिप्पोकैम्पस और एनाबास, मांगूर, सिंगी, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? जो आपका वानिकी अनुसंधान संस्थान है आपको देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपको देहरादून में देखने को मिलता है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। भारतीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। रमन अनुसंधान संस्थान जो है आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है।
भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है ट्राम्पे में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो ये आपको कमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए नमचा बरवा ये आपका चीन में अवस्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 7,756 मीटर। मकालू की बात करते हैं नेपाल चीन, जो कि 8,481 मीटर होगा। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8,078 मीटर हो जाएगा। और लिखा गया है तिरिचमीर, है ना, तिरिचमीर पाकिस्तान 7288 मीटर है। नंदा देवी की बात करते हैं तो भारत में है, 7817 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में है, 8126 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो आपका कौन सा है? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष नुनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको असम राज्य में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बोला कि नुनामती तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1 जनवरी 1962 ईस्वी को किया गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में 23 तेल शोधक कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर यानी गुजरात में स्थित है। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रियल द्वारा संचालित किया जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई 1859 ईस्वी में जो है यूएसए में किया गया था। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो आपको हो जाएगा अकबर के कहने पर, ऑप्शन नंबर बी। हुमायूं नामा जो है मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा किया है। तुजुक ए जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। वह पित वंश की ओर से तैमूर वंशज एवं मातृवंश की ओर से चंगेज खां का वंशज था। बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरासन और समरकंद पर विजय प्राप्त किया था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी मारा गया। खानवा युद्ध की बात करते हैं तो आपका 17 मार्च 1527 ईस्वी में यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था। इस युद्ध में जिहाद का नारा यानी धर्म युद्ध का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का किला का निर्माण देख लेते हैं आंसर इसका। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमेत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल निर्माण भी करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकार का रत्न भी कहा जाता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि कड़ामानिकपुर प्रयाग में कर दिया था। घोड़ा दगने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1567 से 68 ईस्वी में फतेह सिंह और यजमल सिंह शहीद हो गए। अकबर ने चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया था। अकबर 1556 से लेकर के 1605। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को
अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में जो है कार्य भी किया था। आगे प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। देखिए शेर शाह का मकबरा आप सभी को पता है सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ का किला जो है शेर शाह से संबंधित है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेर शाह ने करवाया था या फिर किया था। शेर शाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेर शाह की मृत्यु जो है 22 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर में हुआ था। शेर शाह 1540 से लेकर के 45। देखिए वह सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। शेर शाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने किया है। शेर शाह ने 1541 ईस्वी पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। इसने ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई तथा डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह द्वारा ही किया गया था। मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। नोट: शेर शाह ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शेर शाह यानी शाहजहानाबाद नगर की जो है नींव डाली थी। कलिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। अगला कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो ये हैं सोमदेव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। सोमदेव जो है गुप्त कालीन लेखक थे। बृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक जो है क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक थे। विशाखा दत्त गुप्तकालीन लेखक थे। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम पुस्तक जो है लिखी है। अगला है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो ये आपको हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना किया है। आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान दिया है। पाई का मान वर्गमूल निकालने की विधि जो है इन्होंने ही बताया है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फटिक सिद्धांत की रचना भी किया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता ब्रह्मगुप्त को ही माना जाता है। भास्कर प्रथम, देखिए भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। वाराणसी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं। बृहत संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखी है। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर जैन धर्म के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह, जैसे प्रथम की बात करते हैं ऋषभ देव सांड, अजितनाथ जो हैं दूसरे हैं हाथी, संभवनाथ तीसरे हैं घोड़ा, और सुपार्श्वनाथ की बात करते हैं तो आपका सप्तम स्वास्तिक होगा। शांतिनाथ जो है आपके 16वां हिरण होगा। अमरनाथ की बात करते हैं तो 18वां मीन होगा। नेमिनाथ जो है 21वें और नीलकमल होगा। अरिष्टनेमी की बात करते हैं तो 22वां शंख, और पार्श्वनाथ जो है 23वें सर्प होगा। और महावीर स्वामी की बात करते हैं 24वें, ये आपका सिंह या फिर शेर प्रतीक होगा। आगे है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता। स्वदेशी स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। इसकी अध्यक्षता जो है JL नेहरू ने किया था।
अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला है ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। सरोजिनी नायडू 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की थी। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनने वाली नलिनी सेन गुप्ता थी, जो 1933 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस है ना, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से जो है ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। सभा स्थल पर जो है अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी की भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 जो है घायल हुए थे। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग यानी 1919 का गठन किया। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और MR जयकर भी इसमें शामिल थे। अगला है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 8। देखिए 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बंबई, उड़ीसा और मद्रास में जो है बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल के होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां जो है प्रधानमंत्री बने। बंगाल में कृषक प्रजापति के फजलुल हक जो है प्रधानमंत्री बने, याद रखिएगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन घोषणा के बाद ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से जो है शिमला में मिला। अगला कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक आप देखेंगे तो महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और MG रानडे के द्वारा जो है किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। प्रार्थना समाज, देखिए आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। GR भंडारकर इस समाज के गणित नेता भी थे। 1871 में रानडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेगा शक्ति कारण जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। 1867 ईस्वी में कर्वे के सहयोग से रानडे ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना किया था और 1884 में रानडे ने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी की कालांतर में पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज नाम दिया गया। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में से तिलक, गोखले और आगरकर जो है इसमें शामिल थे। अगला है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है किस तारीख और वर्ष से है? तो आपको हो जाएगा 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अंग्रेजों ने नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत जो है यानी इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल को यह यात्रा जो है दांडी पहुंची थी। इसी दिन सुबह 6 बजे यानी 6:30 बजे जो है महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए गए
कानून है ना, नमक कानून को तोड़ा था। इसी के बाद देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो 1934 ईस्वी तक चला था। डांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी अपने 78 अन्य सहयोगियों के साथ निकले और 386 किलोमीटर यानी 240 मील स्रोत, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी वगैरह सब दिया गया है, यहाँ पर जो है पैदल यात्रा किए थे। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का देखेंगे 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं दिल्ली, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार 46 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ष किलोमीटर की बात करें 332 व्यक्ति रहे हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया सदस्य देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आईएमएफ के सदस्य देशों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का भी अधिकार दिया गया था। आईएमएफ की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में किया गया था। आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आईएमएफ सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देती है। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना जो है 1926 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका लंदन में स्थित है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ था जब 1949 में एक गणतंत्र होने के उपरांत ही भारत को इसका जो है सदस्य बनाया गया था। अगला है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है क्या? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की बात करते हैं तो वह यानी मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप होते हैं: मुद्रास्फीति, अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्थिति हो जाएगा। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, जिससे वस्तु महंगी हो जाती है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋण को लाभ देता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एस यानी CRR कम कर दी जाए तो सी होगा। देखिए बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक को ऋण उपलब्ध करता है। वर्तमान बैंक दर जो है 6.5% यानी कमर्शियल बैंक RBI से 1 वर्ष तक के लिए जो ऋण लेती है उस ब्याज, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक यानी RBI से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे जो है बैंक दर कहते हैं। अगला है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो कौन सा महारत्न दोस्तों नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। वर्तमान निदेशक जो है यहाँ पर BSNL महारत्न, यहाँ पर देखिए बोला कि सार्वजनिक उपक्रम में BSNL महारत्न नहीं है। वर्तमान निदेशक P के पूर्वार स्थापना जो है 15 सितंबर 2000 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1997 में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया था। 2009 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया था। भारत में लोक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न
मिनीरत्न का दर्जा जो है दिया गया है। महारत्न, देखिए महारत्न योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थन करना है, बनाना है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिशा निर्देश, उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जो है उपस्थिति हो। अगला है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी या फिर गरीब सूचकांक के संबंध में गलत हमारा क्या है? तो प्रत्येक प्राचलन को समान भार दिया गया है, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है ना, और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करता है वो गरीब है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 33.33 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27.20 से कम आय है ना, कम आय अर्जन करने वाले को गरीब माना है। अगला है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सहकारी बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग को जो है स्थापित किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये नहीं है। बाकी विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना, नगद आरक्षण का संरक्षण। आरबीआई जनता का बैंक नहीं है, आरबीआई व्यावसायिक बैंकों का बैंक है, आरबीआई भारत सरकार की बैंक है, आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है, वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जो है जारी करता है। अगला है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो आपको हो जाएगा पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। अगला कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आपको हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 30 प्रति हजार है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084, मतलब 1000 पर देखेंगे 1084 केरल राज्य का ही है। यहाँ पर देखिए बर्थ रेटेड दिया गया है, जैसे उच्चतम जन्म दर जो है बिहार का आपका 26.2, उत्तर प्रदेश का 25.6, मध्य प्रदेश का 24.6, राजस्थान का 24 हो जाएगा। और न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य जो है आपका गोवा का 12.4, नागालैंड का 12.9, त्रिपुरा का 13 और केरल की बात करते हैं 13.9 हो जाएगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी। गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना किया गया था। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन FAO का मुख्यालय रोम यानी इटली में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाइएगा। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 4 का क या फिर ए। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्य का ही प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 2002 में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 तक के बच्चों को उनके अभिभावकों यानी माता पिता द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों की उत्तरदायित्व को बढ़ाता है,
मौलिक कर्तव्य के पालन करने के कोई कानूनी जो है बाध्य नहीं है। अगला कि राज्य पृथ्वी पर है ना, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उस उक्त कथन का जो है विचारक कहाँ है, कौन था? तो हेगेल जो है इसका सही आंसर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, हेगेल। देखिए हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेगेल की प्रसिद्ध रचना जो है आपका न्याय का सिद्धांत था। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इन्हें गुरु सुकरात थे, है ना, इनके गुरु जो है सुकरात थे। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा जो है रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुकरात ने कहा था कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक सच्चा होता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब? इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 को। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग डैश यानी भारतीय नागरिकों की सर्वोच्च प्रभुत्ता का उद्घोष करते हैं। जब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, मतलब अब तक देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है, अखंडता शब्द। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अपनाया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। अगला कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1929 में, ऑप्शन नंबर बी। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्षता जो है किए थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अतिरिक्त उन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी किए थे। अगला है कि संविधान सभा के अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। देखिए भारत में संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्ताव योजना आयोग, है ना, योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी को चुना गया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने ही हिंदू पैट्रियट पुस्तक की रचना किए थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो ये आपको हो जाएगा 1909 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई है। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। परिषद की शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था तथा लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। अगला है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे तो अधिगृहित संपत्ति नहीं है, बाकी वंशानुगत होना चाहिए, जन्म होना चाहिए और देशीकरण से आप जो है भारत का नागरिक बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किससे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इसके सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेगी। वर्तमान में लोकसभा 18वीं अध्यक्ष ओम बिरला, 18वीं लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। लोकसभा गठन की बात करते हैं तो लोकसभा गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है।
अगला है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब में नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद अस्तित्व में है, जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से व अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहाँ का एक नाम विधान परिषद तथा दूसरे का नाम विधान सभा होगा, अतः राज्य। अगला है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, फिर अपनाया गया है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशों दोनों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की बात करते हैं तो आपका 15 मूल वंश एवं धर्म, यहाँ पर मूल वंश, जाति, लिंग या फिर स्थान के आधार पर। 16 जो है नियोजन के विषय में अवसर की समता होगा। 19 की बात करते हैं तो वाक स्वतंत्रता, स्वतंत्र और विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 की बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार हो जाएगा। असत्य कथन चुन करके बताना है तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी, सी, डी जो है आपका सत्य है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, और यहां पर देखिए राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करते हैं। सत्य कथन को चुन करके बताना है सही हमारा क्या है, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यही आपका सही होगा। देखिए वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग जो गठन है प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय राजस्व में से राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से का निर्धारण करता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है के सी नियोगी 1952 से 57 तक थे। 14वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वाई बी रेड्डी थे। अगला है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता जो है होती है, तो आपका हो जाएगा 25। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी सदन की बैठक हेतु सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी 1/10 सदस्य जो है होना चाहिए। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम हेतु 25 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में अधिकतम जो है 200 यानी 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में गणपूर्ति या फिर कोरम हेतु न्यूनतम 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोरम गणपूर्ति अपूर्ण होने की दशा में संबंधित सदन की बैठक शुरू नहीं होती है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा। एंथैल्पी की भौतिक अवस्था प्रत्येक पदार्थ या फिर सिस्टम में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा सदैव विद्यमान रहती है, जिसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इस आंतरिक ऊर्जा में अनेक ऊर्जाएं शामिल रहती हैं। किसी पदार्थ या सिस्टम में संचित वह ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती है, उस ऊर्जा यानी उस पदार्थ या फिर सिस्टम की एंथैल्पी कहलाती है। किसी पदार्थ या सिस्टम के एंथैल्पी का निक्षेपण मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, किंतु प्रक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ या फिर सिस्टम के एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन को निर्धारित करना संभव है। अगला है कि कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो आपका फुलेरिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। फुलेरिन्स कार्बन अवरूप का एक वर्ग है, जिसमें C32, C50, C60, C70 एवं C84 अणुभार वाले कार्बन अवरूप होते हैं। C60 की संरचना अधिक अस्थायी होती है, जिसे बकमिंस्टर फुलेरिन नाम दिया गया है। कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण जो है आपका CnC2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन की बात करते हैं CnH2n-2 है। हीलियम, ऑर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तो फुलरिन का निर्माण होता है। अगला है कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बेल धातु में नहीं होता है, बाकी कांसा को ही बेल धातु या फिर घंटा धातु कहा जाता है। और बेल धातु में जो है 90% तांबा और 10% टीन होता है। बेल धातु का उपयोग जो है सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है।
अगला कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो आपको हो जाएगा एस्बेस्टस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रेशेदार तथा अदहनीय होते हैं। इसके रेशे जो है चमकदार होते हैं। उसमें उद्योग में काम करने हेतु एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। एस्बेस्टस धूल कण द्वारा एस्बेस्टोसिस नामक रोग से होता है। सिलिका के धूल कण द्वारा जो है सिलिकोसिस नामक रोग होता है। और बात करेंगे कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों में ब्लैक लंग रोग सामान्य है। और बात करेंगे कोयला श्रमिकों का नियोसिस, जिस आमतौर पर ब्लैक लंग डिजीज रूप में जाना जाता है, यह तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है, तब मतलब कोयले खदान में अधिक होता है ये सब। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 52, संसद की प्राक्कलन समिति है तो स्थायी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए इस समिति का गठन जो है 1950 ईस्वी में जान मथाई यानी वित्त मंत्री की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इनकी सदस्य संख्या जो है बढ़ाकर 30 कर दी गई। यह जो है अस्थायी है ना समितियों में सबसे बड़ी समिति थी। इस समिति के सभी सदस्य प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि को एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा लोकसभा के सदस्यों से ही निर्वाचित होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष जो है चुने हुए सदस्यों में से लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो तो स्वयं ही समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त हो जाता है। यह प्रतिवर्ष गठित होने वाला समिति है। इसके निम्नलिखित कार्य जैसे वार्षिक अनुदानों का जांच करना, अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा करना, कम खर्च यानी खर्च कम करने के लिए प्रशासन में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक नीति जो है तैयार करना। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताइए। देखिए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति द्वारा जो है बाध्यकारी होता है, यही हमारा गलत होगा। देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है संघ व राज्यों के बीच करों का आवंटन व वितरण करना होता है। अब यहाँ पर देखिए 54 नंबर आपका मैथ क्वेश्चन, तो इसको आराम से बनाइएगा। 55 नंबर देखेंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है और 56 नंबर भी आपका रीजनिंग का ही है। और देखिए 57 नंबर दोस्तों ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से जो है बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं तो यह भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये सब आपका जो है इसके पहले मैथ प्लस रीजनिंग का था, है ना। देखिए बोला कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या फिर पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही अपचयन जो है कहते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए बोला कि जब कोई किसी पदार्थ दूसरे पदार्थ या इस हो गया। अगला है कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही हम अपचयन यानी उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करने का है, तो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन अर्थात कोप के तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को जो है स्वीकार किया गया है और यह 16 फरवरी 2005 को जो है प्रभावी हुआ। महत्वपूर्ण तत्व जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना। स्टॉकहोम सम्मेलन यह इसे जो है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना की गई है। 5 जून को पर्यावरण दिवस जो मनाने का संकल्प जो है पारित किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 1990 के स्तर का जो है स्तर तक लाने का सहमति। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, तो यह आपका हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिवसीय होता है। बोला कि लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में मिलता है। अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव जो है सीधा होता है।
जैव पदार्थ है ना, जैविक पदार्थ के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को जो है बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो विलो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विलो लकड़ी का हल्की और मजबूत होती है। विलो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है। इस लकड़ी से बना कोयला बारूद निर्माण में महत्वपूर्ण है। सेलिक्स अथवा विलो की एक प्रजाति है, इससे जो है व्हाइट विलो भी कहते हैं। अगला है मेपल की लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रम, गिटार, अन्य संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए जो है होता है। बांस ग्रैमिनी कुल का पादप, यह संसार का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला घास है। गढ़वाल है ना, गढ़वाल और कुमायूं पाए जाने वाले चीड़ की लकड़ी का उपयोग रेल की पटरी बिछाने के लिए जो है किया जाता है। यह लकड़ी उष्मा रोधक होती है। चीड़ जेराडियाना के बीज को सुखाकर जो कि चिलगोजा के नाम से खाया जाता है। अगला कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये आपको हो जाएगा बोला कि लिनम्बो न्यूसीफेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि जीव विज्ञान के पिता को कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम वैज्ञानिक के द्वारा जो है दिया गया था। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और थियोफ्रेटस ने जो है हिस्टोरिका प्लानेट्रम नामक पुस्तक लिखा है। हिपोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। जिन बैप्टिस्ट लैमार्क पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। उनका सिद्धांत उनकी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजी में प्रकाशित हुआ था। लैमार्कवाद के प्रमुख बातें जो है निम्न प्रकार से दिया गया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक जूट फसल है? आपकी जगह एक कूट फसल है ना, एक कूट फल है। फिर से पढ़ लेते इसको हम। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है ना, फल के बारे में पूछ रहा है, फ्रूट के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर सेब और काजू हो जाएगा, है ना। ये आपका कूट फल के अंतर्गत आता है। वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। सामान्यतः इसमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं, यह कूट है। यानी फाल्स फ्रूट जो है कहलाते, जैसे सेब, काजू इत्यादि। अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है, जैसे लौंग, पौधे की बंद कलियां। संपूर्ण फलों को 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है, जैसे सरल फल जैसे अमरूद, केला। पुंज फल जो है आपका स्ट्रॉबेरी, रसभरी। संग्रहित फल जो है आपका जैसे कटहल और सहतूत होता है। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है? कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा नेफेंथीस होगा। क्या होगा? नेफेंथीस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो ये आपको हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करके उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अधिनियमित पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान किया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने के लिए छूट प्रदान की गई, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को जो है बनाए रखा गया था। अगला है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर देखेंगे तो 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी सही आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा बहुत देखिए बारिश हो रहा है तो उसकी वजह से आपको अलग से साउंड आ रहा होगा बारिश का, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं 71 नंबर पे। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। गैलीलियो एवं न्यूटन महादेव ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया है। तृतीय नियमानुसार ही रॉकेट की गति भी उसमें निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। दूसरा नियम जो है बल का व्यंजक सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन का दूसरा और तृतीय नियम जो है सम्मिलित प्रभाव से संवेग संरक्षण के नियम का प्राप्ति जो है होता है। रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैस लगभग अस्थायी वेग की गति होती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 72 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है।
वायुमंडल का सामान्य दाब जो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर होता है। सभी द्रव्य का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, अर्थात द्रव्य का क्वथनांक वायुमंडल दाब के समानुपाती होता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी घटता है, जैसे बर्फ, बिस्मत और ढलवा लोहा। वायुमंडल का एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों तरफ से घिरे हुए है। यह प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय संलयन, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण जो है आपका हाइड्रोजन बम है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये आपका नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नाइट्रेट। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा जो है आपका देखें तो 50 ppm है। इसमें नाइट्रेट अधिक्य में होने पर जो कि मैथोमोग्लोबिनेमिया यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है या फिर हो सकता है। पीने के पानी में नाइट्रेट आयन यानी NO3 के उच्च स्तर में शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कम हो जाना ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण होता है। अगला है कि ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? देखिए, उसका शीर्षक देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा, यानी आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के ब्रॉडलैंड आयोग द्वारा जो है जारी रिपोर्ट है। यह आयोग 1983 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री गो हरलेम ब्रॉडलैंड की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इस आयोग ने 1987 में अपना रिपोर्ट जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22 मार्च। मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो आपको हो जाएगा संतरा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेघालय का पठारी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतियाँ तथा मिकिर आदि जो है पहाड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में वन नीति 1952 में का संशोधन जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 यानी 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करते हुए 1988 में विस्तृत लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। समस्त भौगोलिक क्षेत्र जो है 33% भूभाग पर वनावरण है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। उसके बाद देखेंगे तो पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम रखना इत्यादि। सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही सर्वप्रथम 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा जो है सुझाव दिया गया था। अगला है कि नेफा। देखिए, नेफा की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेफा ब्रिटिश काल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक जो है एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 में नेफा को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 1987 में इसे जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला कि पशुओं को रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से जो है संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा गाय, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। गायों को सबसे भारी नस्ल यानी भारत में कॉन्करेज है और होल्स्टीन फ्रीजियन गाय विश्व में सबसे ज़्यादा जो है दूध उत्पादन करती हैं। विदेशी नस्ल की गाय जो है आप देखेंगे तो जय सिंह भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी जाती है और गर्नसी गाय के दूध में 5% तक जो है वसा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो है वसा आपको भैंस के दूध में जो है 9% पाई जाती है। अगला कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपको जगह इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। भारत की आकृति जो है चतुष्फलकीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुछ पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे देखिए दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश ग्रेट निकोबार द्वीप। उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। पश्चिमोत्तर जो है आपका गुहार मोती गुजरात। और पूर्वोत्तर बिंदु की बात करते हैं कीबीथू है ना, कीबीथू अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि दक्षिण सीमा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है कि लोनावला जलविद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी। बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को जलविद्युत संयंत्र कहते हैं। यह एक सस्ती व नगण्य प्रदूषण
वाली प्रणाली है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग यानी छिद्रपोंग 1997 में जो है किया गया था। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में है। ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नांगल पश्चिम जो है आपका परियोजना जो सतलज नदी पंजाब हरियाणा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश राजस्थान होगा। नागार्जुन सागर की बात करते हैं कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना हो जाएगा। कोसी परियोजना की बात करते हैं कोसी नदी बिहार तथा नेपाल। गंडक नदी परियोजना की बात करते हैं तो बिहार नेपाल यहाँ पर हो जाएगा। अगला कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1948 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ हुआ है। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जो है कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 3 अगस्त 1954 ईस्वी को किया गया था, जिसका नाम जो है बदल करके 1967 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय की बात करते हैं कलपक्कम यानी तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम के द्वारा ही टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की गई है। पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। दाफा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है। पेरियार और बाराम्बिकुलम की बात करते हैं टाइगर रिजर्व केरल में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में स्थित आपको देखने को मिल। अगला कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है दक्षिण भारत का, तो ये आपका अनाई मुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 86 का, तो सी सही उत्तर होगा। 87 नंबर जो है आपका रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है और 88 नंबर भी आपका रीजनिंग का ही है ना। 89 भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है और 90, 91, 92 है। 92 से हम देख लेते हैं। किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है सेल स्रावित करता है, तो आपका अमाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अमाशय का प्रारंभ मुख गुहा से होता है। अमाशय वक्ष गुहा में बाईं ओर फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी हुई है, कार्डियक, उसके बाद फंडियक तथा पाइलेरिक। अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस स्रावित करता है। जठर रस का पीएच मान जो है 1.8 होता है, अर्थात यह जो है अत्यधिक अम्लीय होता है। अमाशय में प्रोटीन का जो है पाचन होता है। जठर रस के अंतर्गत पाचन एंजाइम्स यथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। एचसीएल की उपस्थिति में देखेंगे तो पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन की सरल अणुओं में तोड़ देता है। इस प्रकार जो एचसीएल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन है ना, प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तन हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटॉन को कैसिन में बदल देता है। 94 नंबर भी आपका वही है। 95 नंबर भी देख लिया आपका मैथ का ही है और देखेंगे तो आपका 98 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं। 99 भी वही है और देखिए 100 नंबर देखेंगे, बोला कि कलोल है ना, कलोल पावर विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अंकलेश्वर, खंभात, मेहसाना, उसके बाद आलिया बेट, नवागांव, कोसांबा, सानंद, लुनेज आदि गुजरात में ही स्थित अन्य पावर विद्युत परियोजना एवं तेल शोधन परिशोधनशाला है। बम्बई हाई तेल क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख तेल परिशोधनशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही पर समाप्त होता है। उसके बाद देखिए नोट्स दिया गया है भारतीय संविधान इतिहास, तो अलग अलग सब्जेक्ट का है, तो इसको हम अलग वीडियो में समाप्त करेंगे। पहले आप सेट को देख लीजिए, उसके बाद हम अलग वीडियो में इसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही आपको हम प्रोवाइड कराएंगे आगे वाले सेट। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।